हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑफ आवर लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं एंड हम लोग पेपर 2 इस समय डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 में आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो वही पेपर 2 इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसमें मैं 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने वो 2 लेक्चर वीडियो देख भी लिए होंगे। एंड आज हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। 6 क्वेश्चंस हम लोग पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑप्शन क्या क्या है? कॉमर्शियल पेपर, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जिसको ईसीबी भी कहते हैं, ठीक है, फैक्टरिंग एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन और हम वही तरीका यूज करेंगे जो हम हमेशा यूज करते हैं। मैं आपको इन चारों ही ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी, तो आप खुद ही बता देंगे कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? वैसे तो अगर आपने मेरे चैनल पे जो फाइनेंस का मनी मार्केट का जो वीडियोस है वो अगर देखे होंगे तो मैं कई बार उसमें कॉमर्शियल पेपर डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर पहले भी बता चुकी हूँ बट एक बार फिर से बता रही हूँ। कॉमर्शियल पेपर होता क्या है? कॉमर्शियल पेपर इज अ फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर एक तरीके का अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट है जो कौन इशू करता है? कॉर्पोरेशन, जो कंपनीज है वो इशू करती हैं कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, जनरली कंपनीज का पर्पस क्या होता है कॉमर्शियल पेपर इशू करने का? टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, जैसे सपोज करिए अगर कंपनी को पेरोल फाइनेंस करना है या अकाउंट पेबल फाइनेंस करना है, कोई भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। कॉमर्शियल पेपर की अगर मैं मेच्योरिटी की बात करूं तो उसकी जो मेच्योरिटी होती है वो कुछ हफ्तों से लेके, फ्यू वीक से लेकर के 1 साल तक की होती है। 1 साल भी नहीं, कुछ महीने कह लीजिए, फ्यू वीक से लेकर के मंथ तक की इसकी मेच्योरिटी होती है। ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर तो आपको समझ में आ गया, इट्स अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म तो किसी भी कीमत पर नहीं है और ये मैं कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर तो नहीं है। अगला बात करते हैं फैक्टरिंग। अभी मैं ईसीबी बाद में बताऊंगी। अगला देखते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग भी मैं अपने पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। फैक्टरिंग भी एक तरीके का फाइनेंस है। फैक्टरिंग भी क्या है? एक तरीके का फाइनेंस है जिसमें क्या होता है, बिजनेस जो होता है अपना सेल करता है क्या? अकाउंट रिसीवेबल। बिजनेस अपना अकाउंट रिसीवेबल, बिजनेस अपना अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली जो इनवॉइस है, बिजनेस अपना जो इनवॉइसेस हैं उनको सेल करता है किसको? थर्ड पार्टी को। ठीक है, थर्ड पार्टी जो फैक्टर्स होते हैं ना उनको सेल करता है। तो फैक्टरिंग क्या है? एक तरीके का फाइनेंस है। ठीक है, एक तरीका का फाइनेंस है जिसमें बिजनेस जो होता है वो सेल करता है अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो इनवॉइसेस हैं, ये थर्ड पार्टी को सेल करता है ताकि अपनी जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, जो भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की नीड्स है उनको पूरी कर सके। ठीक है, कोई भी 2 पार्टी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें जिस पार्टी को पैसे रिसीव होने हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जिसका है, जिस पार्टी को पैसे रिसीव होने हैं, इनवॉइस जिसके पास है, वो सपोज करिए अभी पैसे मिलने में समय है, तो ये क्या करता है, एक थर्ड पार्टी जिसको फैक्टर कहते हैं, ये है थर्ड पार्टी जिसको फैक्टर कहते हैं, उसको ये इनवॉइस सेल करता है। और फिर इनवॉइस सेल करता है तो ये जो थर्ड पार्टी है ये अपनी कमीशन को काट करके जितने भी पैसे हैं वो इसको दे देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बाद में फर्स्ट पार्टी ये जो है इसको जो भी पेमेंट करना है तो वो इसको नहीं करेगी, वो पेमेंट फिर इस पार्टी को करेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है लेकिन अगेन दिस इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, तो यानी ये भी नहीं होगा। राइट, चलिए अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में समझते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? एलओसी। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? एलओसी। तो ये एक अरेंजमेंट होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जनरली जो बैंक्स होते हैं ना,
ठीक है। और जो कस्टमर होते हैं, इसमें दो पार्टीज हैं, बैंक्स एंड कस्टमर। जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इसमें दो पार्टी हैं, एक बैंक है और एक कस्टमर है। इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें इस्टेब्लिश किया जाता है मैक्सिमम लोन अमाउंट। मैक्सिमम बैंक जो है सेट करता है एक मैक्सिमम लोन अमाउंट जो कस्टमर बोरो कर सकता है। ठीक है, एक मैक्सिमम लोन अमाउंट सेट किया जाता है। और ये जो कस्टमर है वो एसेस कर सकता है उस लोन अमाउंट को एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज, जब तक वो मैक्सिमम लिमिट, सपोज करिए इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 1 करोड़। ठीक है, तो ये 1 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट है, तो कस्टमर इस मैक्सिमम लिमिट को एसेस कर सकता है, फंड यूज कर सकता है एज लॉन्ग एज, जब तक मैक्सिमम लिमिट रीच नहीं हुई है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक, और इसमें क्या है, मनी को जो कस्टमर है वो बाद में फिर से मनी को रीपे भी कर सकता है और फिर से बोरो, फिर से इसे बोरो बैक भी कर सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कस्टमर बार बार उस मैक्सिमम लिमिट को रीच ना हो। अगर उसे 10 लाख की जरूरत है वो 10 लाख ले सकता है, पैसे आ गए तो वापस दे सकता है, फिर 20 लाख की जरूरत है 20 लाख ले सकता है, 30 लाख की जरूरत है 30 लाख ले सकता है। तो जब जब फंड की रिक्वायरमेंट है कस्टमर ले सकता है, बट वो मैक्सिमम लिमिट जब तक रीच नहीं हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी बार बार क्रेडिट ले सकता है, बस वो मैक्सिमम लिमिट रीच ना हो। तो इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया दिस इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिस इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड ये भी। तो यानी लॉन्ग टर्म तो केवल यही बचा ना, यही होगा फिर लॉन्ग टर्म। बट इसके बारे में भी बता देती हूँ कि हाँ ये सही में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यही है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल यानी बाहर से लिया जा रहा है पैसा। ठीक है, एंड कॉमर्शियल यानी कॉमर्शियल पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, बोरोइंग यानी बोरो किया जा रहा है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये नाम से ही वैसे समझ में आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली बोरोइंग ऑफ फंड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम फॉरेन सोर्स। अगर कोई इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी बाहर से पैसा बोरो करती है, ठीक है, फॉरेन सोर्स से, फॉरेन सोर्स से पैसा बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, चाहे लोन के फॉर्म में, चाहे बॉन्ड के फॉर्म में, या कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, अगर बाहर से पैसा बोरो करती है तो इट कम्स अंडर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, एंड ये जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है ये बेसिकली अलग अलग पर्पज से यूज किए जा सकते हैं। जैसे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज किया जा सकता है, कोई एसेट एक्वायर करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, कोई एसेट एक्वायर करना है, कोई मतलब बेसिकली बड़े एक्सपेंसेस के लिए ये यूज किया जाता है, एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बट अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका जरूर फायदा उठाइएगा। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर मेरे पहले चैनल एंड मेरे दूसरे चैनल, फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो जरूर मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोनों ही चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एंड अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, उस वो मंथली कंज्यूम करती है 1350 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है जिसका मंथली कंजप्शन कितना है, 1350 यूनिट का। एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, ₹20 पर यूनिट। डिटरमाइन इट्स EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको डिटरमाइन करनी है, गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 2400, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2400, एंड कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ प्राइस पेड।
जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी है 30% ऑफ प्राइस पेड। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ईओक्यू, आपको ईओक्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ईओक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईओक्यू, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं, तो आप जरूर उस वीडियो को रेफर करिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। ठीक है, तो वहां मैंने डिटेल में बताया है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो चलिए ये समझ लेते हैं ईओक्यू होता क्या है, ईओक्यू है क्या, वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए कंपनी की साल भर की रिक्वायरमेंट 1000 यूनिट की है। ठीक है, तो कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि क्या कंपनी 1000 यूनिट का ऑर्डर जो है, ठीक है, रॉ मटेरियल, सपोज करिए 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कंपनी को। तो कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि कंपनी क्या 1000 यूनिट का ऑर्डर एक बार में प्लेस कर दे, या 500 करके 2 बार में सामान मंगवाए, या कंपनी 350 नहीं, चलिए, या 200 करके 5 बार में मंगाए। ठीक है, 200 करके ऐसे करके 5 बार में मंगाया, या 500 करके 2 बार में मंगाए। ठीक है, या 100 करके 10 बार में मंगाए। तो ये कंपनी के सामने कई ऑप्शन है। अब इसमें से कंपनी को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? तो कंपनी, तो वही कॉन्सेप्ट है ईओक्यू का। वर्ड क्या है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कंपनी वो क्वांटिटी ऑर्डर करती है, कंपनी वो क्वांटिटी ऑर्डर करती है एक बार में जो कंपनी को क्या पड़े, इकोनॉमिकल पड़े। ठीक है, तो दिस इज ईओक्यू। तो ईओक्यू वो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है जिससे कंपनी को जो टोटल कॉस्ट पड़ती है, टोटल कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिला के, सॉरी, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिला के जो टोटल कॉस्ट कंपनी को पड़ती है वो मिनिमम पड़े। ठीक है, तो वो क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कंपनी को इतने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए एक बार में, ताकि कंपनी को क्या पड़े, इकोनॉमिकल पड़े। ठीक है, कंपनी को क्या पड़े, इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े। ठीक, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। अब ईओक्यू का फॉर्मूला बता देती हूँ। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? इट इज 2AO/C। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? √2AO/C, जिसमें ए क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सारे फिगर आपको दिए गए हैं, उठा के पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए मैं पुट करती हूँ। ईओक्यू इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजप्शन कहिए, तो एक महीने में 1350 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट ना, तो साल में कितना कंज्यूम हो रहा है? 1350 इंटू 12। ठीक, एक महीने में 1350 हो रहा है, तो साल में कितना हो रहा है? 1350 इंटू 12। ठीक, फिर उसके बाद ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट 2400, ये भी आपको दी गई है। अगला क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट दी गई है। देखिए, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 30% ऑफ प्राइस पेड, 30% ऑफ प्राइस पेड। तो प्राइस कितनी पे की जा रही है? 20 रुपए, इसका 30%, तो 20 रुपए का 30% जो है दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो इसका 30% निकाल लेते हैं, कितना है? 6 रुपए। तो दिस इज कैरिंग कॉस्ट, निकल गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको काट पीट दीजिए, ये गया 2। ठीक है, अब मैं यूज कर लेती हूँ कैलकुलेटर। तो अब मैं कैलकुलेटर से जरा इसको यूज करती हूँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, मैं अंडर रूट भी ले लेती हूँ। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3600 यूनिट। आपको कितना मिलेगा? 3600 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 3600 यूनिट, यानी यहाँ पे कितना आंसर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, तो इसलिए 3600 आ गया है। ठीक है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अंडर रूट लेना मत भूलिएगा। मेरी क्लास में जैसे क्वेश्चन इस टाइप के मैं कराती हूँ, बच्चे अंडर रूट लेना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट लेना है, कैलकुलेटर में ऑप्शन रहता है, आप अंडर रूट लेंगे, यू विल गेट 3600। बाकी ए आपको पता है, ओ पता है, सी पता है, सारे फिगर उठा के पुट कर देना है, यू विल गेट द आंसर। राइट, तो आंसर पता चल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3600 यूनिट क्या है? 3600 यूनिट ईओक्यू है, यानी कंपनी को एक बार में इतने यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए, इससे कंपनी को इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मार्केटिंग का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग। ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा है जो मास
मास मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन है कि मास मार्केटिंग के रिगार्डिंग कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहला इसमें कहा गया है कि प्रोवाइड्स वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन। ठीक है, पहला दिया गया है। दूसरा है डील विद कस्टमर डायरेक्टली। तीसरा है नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ एफएमसीजी एंड एसएमसीजी गुड्स। अगला है रिलाइज हैवली ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट गलत है मास मार्केटिंग के लिए। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता है मास मार्केटिंग पता होनी चाहिए कि मास मार्केटिंग होती क्या है। मास मार्केटिंग क्या होती है ये अगर पता है तो शायद क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बल्कि आसानी से कर लेंगे, ये कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए नाम क्या है, मास मार्केटिंग। मार्केटिंग तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, मास मार्केटिंग यानी पब्लिक, बल्क में, यानी जब हम मासेस से डील कर रहे हो, हम इंडिविजुअल कस्टमर से ना डील कर रहे हो, हम पूरी पब्लिक पूरी जनता से जब डील कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड मास। तो मास मार्केटिंग एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि कंपनी मार्केट सेगमेंटेशन को ध्यान में नहीं रखेगी। मार्केट सेगमेंटेशन आप जानते हैं ना, मार्केट को डिवाइड करना, सेगमेंटेशन यानी डिवाइड करना। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं मेल के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं फीमेल के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं किड्स के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं टीनेजर के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं एडल्ट के लिए होते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, तो वो क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन है। बट मास मार्केटिंग जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेटेजी है जिसमें जो फर्म है वो मार्केट सेगमेंट जो है इस कॉन्सेप्ट को नहीं कंसीडर करती है एंड अपील द होल मार्केट एज वन। वो पूरे मार्केट को अपील करती है, अपने प्रोडक्ट के थ्रू पूरे मार्केट को रीच करने की कोशिश करती है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अपना जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट के थ्रू जो भी आइडिया जो भी मैसेज वो कन्वे करना चाहती है वो पूरी जनता को करना चाहती है। ठीक है, वो इंडिविजुअल कस्टमर या इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रही है, पूरे मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो दिस इज मास मार्केटिंग, इसे मास मार्केटिंग कहते हैं। ठीक, अब एक चीज और है, ये जो मास मार्केटिंग है ना, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द निश मार्केटिंग। आपने निश मार्केटिंग सुनी होगी, निश, ठीक है, निश NICHE, निश मार्केटिंग। ठीक है, निश मार्केटिंग मतलब आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ही जब टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज निश मार्केटिंग। ठीक है, पर जब आप पूरी जनता पूरे मास को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपनी सर्विस के थ्रू, तो उसे कहते हैं मास मार्केटिंग। तो ये जो निश कह लो मास मार्केटिंग है, इसमें क्या होता है फोकस कि हाई सेल करेंगे। मास मार्केटिंग में क्या फोकस होता है कि हाई सेल करेंगे एट लो प्राइस, यानी इसमें प्राइस कम रखेंगे लेकिन नंबर ऑफ सेल ज्यादा करेंगे। ठीक है, और इसमें पूरे मार्केट को कवर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मास मार्केटिंग में। तो मास मार्केटिंग मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है, तो अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला क्या है कि इट प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन, तो ये सही बात है। मास मार्केटिंग में कस्टमाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। कस्टमाइजेशन मतलब क्या होता है कि कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं है कस्टमाइजेशन का। डील्स विद कस्टमर डायरेक्टली, तो नहीं भाई, इसमें कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं किया जाता है। पूरी जनता पूरी मास को जो भी अपने प्रोडक्ट का एड वगैरह बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा, पूरी जनता के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, डील विद कस्टमर डायरेक्टली, तो दिस इज नॉट ट्रू। वेट 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 वेट, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपको नॉट ट्रू बताना है, जो फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि डील विद कस्टमर डायरेक्टली, कि इसमें कस्टमर से डायरेक्टली डील किया जा रहा है, तो ये फॉल्स है। इसमें कस्टमर से डायरेक्टली तो डील किया नहीं जाता है। ठीक है, इसमें एक एक कस्टमर से डायरेक्टली नहीं डील किया जाता है, तो दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, इससे पहला वाला पढ़ लेते हैं, प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन। तो मास मार्केटिंग में कस्टमाइजेशन का लिटिल स्कोप है, तो हाँ सही बात है, इसमें लिटिल स्कोप है। इसमें मास मार्केटिंग में तो कस्टमाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो मास मार्केटिंग के लिए सही है। फिर ये क्या है, नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ FMCG एंड SMCG प्रोडक्ट। तो मास मार्केटिंग FMCG एंड SMCG प्रोडक्ट के लिए नॉर्मली फॉलो किया जाता है, तो हाँ ये सही बात है, FMCG एंड SMCG के प्रोडक्ट के लिए फॉलो किया जाता है। FMCG आप सोच रहे होंगे क्या होता है, FMCG का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो कंज्यूमर गुड जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिनको आप घर में जल्दी जल्दी रिप्लेस करते हैं। हर महीने कुछ सामान लाते हैं ना घर में,
ग्रोसरी वगैरह हर महीने आती है, तेल साबुन शैम्पू हर महीने आता है ना, तो दैट इज एफएमसीजी। एसएमसीजी क्या होता है? स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड, यानी वो गुड जो स्लो मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, क्या आप हर महीने खरीदते हैं? क्या आप हर साल खरीदते हैं? नहीं, एक लंबे समय के बाद खरीदते हैं ना। तो ये क्या है? स्लो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एफएमसीजी एंड एसएमसीजी गुड दोनों में नॉर्मली फॉलो किया जाता है, तो ये सही है। एंड अगला क्या है? रिलाइज हैवली ऑन एडवर्टाइजिंग। ये जो मास मार्केटिंग है, इसमें एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है, तो हाँ ये बात भी सही है। तो डी, सी और ए तीनों जो कॉन्सेप्ट है मास मार्केटिंग के लिए एकदम सही है। बट जो बी कॉन्सेप्ट है कि डील्स विद कस्टमर डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं होता है। मास मार्केटिंग में कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं किया जाता है। यहाँ पे पूरी जनता, पूरी जो पब्लिक है, पूरी जो मासेस है, उनसे डील किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है? फॉल्स है। मास मार्केटिंग के बारे में ये फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने डिस्कस किया 3 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।